हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लगभग 40 महत्वपूर्ण MCQ का देखेंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट लगा और इसलिए मैं आपके लिए इसको MCQ की तरह लेकर आया हूँ ताकि मैं ये चेक करूं कि आप सभी की तैयारी कितनी है। अगर नहीं है तो यहाँ से आपके लिए 40 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये केवल किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम्स अगर होंगे तो आप इसका एक प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, पहले क्या करना है, ये सारे वीडियोस को पॉज करके आपको सारे क्वेश्चंस खुद लगाना है और कमेंट में बताना है कि 40 में से आउट ऑफ 40 आपका कितना सही हो रहा है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ ताकि ये पता कर सकूँ कि आपकी तैयारी कैसी है और जो एग्ज़ाम होने वाले भविष्य में आपका क्या स्कोर रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फ़ाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होगी। जो हम जैसे ईमेल हम जब भी करते हैं तो जीमेल के द्वारा हम मैक्सिमम किस साइज़ के फाइल को हम भेज सकते हैं, 10 MB, 15 MB, 20 MB या फिर 25 MB। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 MB। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीमेल से हम मैक्सिमम 25 MB तक के फाइल को ही हम भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गूगल ड्राइव, ठीक है, के द्वारा अपने यूज़र को फ्री में कितनी स्टोरेज क्षमता या फिर कैपेसिटी प्रदान की जाती है। जैसे कि जब भी हम जीमेल आईडी बनाते हैं तो हमें पता है कि जो गूगल है हमको खुद से ही उसका जो क्लाउड होता है, उसका जो ड्राइव होता है, उसमें कुछ स्टोरेज क्षमता हमको देता है फ्री में। तो हम कितना GB स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, 1 GB, 10 GB, 15 GB या फिर 25 GB। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 GB जो है हमको जो गूगल ड्राइव है फ्री स्टोरेज देता है। अगर इससे ज़्यादा का स्टोरेज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करती हुई प्रतीक दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं। जैसे मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ पेन के द्वारा, तो यहाँ पे जो ब्लिंकर है, जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, जब भी हम कीबोर्ड के द्वारा या फिर किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कुछ एंटर करते हैं तो जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहीं पे एंटर हो पाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो ये कर्सर कहलाता है, जो ब्लिंक कर रहा होता है, जो एरो का निशान आपको दिख रहा है वो क्या है, कर्सर है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं, हमको वो बताना है। बार कोड रीडर है। ठीक है, बार कोड रीडर, बार कोड, कार्ड रीडर या फिर स्कैनर, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, हमको वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद 2 बार लिखा गया, एक बार बार कोड लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो याद रखिएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्ड रीडर। जो कार्ड रीडर होता है वो क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कार्ड रीडर के जो कार्ड में कुछ अगर स्टोर किया हुआ रहता है, ठीक है, जो उसमें स्टोर रहता है, जो उस पर सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो छपा हुआ रहता है, वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिए, इसलिए इसका जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कार्ड रीडर होगा। स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर जो होगा वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये कार्ड रीडर क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया है कि जो मेमोरी होता है उसका साइज़ को दिया गया या फिर स्टोरेज की साइज़ को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि बड़े से छोटे क्रम में क्या होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम GB, MB, बाइट और KB में दिया है, सब जगह में, एक जगह निब्बल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक निब्बल जो होता है उसमें कितना होता है, 4 बीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक निब्बल में 4 बीट होता है। तो बड़े से छोटा पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे TB होता है। ठीक है, TB के बाद MB के बाद KB और इसके बाद बाइट। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो AB जो है, AB से बड़ा तो यहाँ पे, अच्छा ये 1 MB है, एक निब्बल, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं दिया है। ठीक है, 1 MB में एक से छोटा एक निब्बल नहीं होगा। MB के बाद हमारे पास ये KB होना चाहिए था, KB के बाद निब्बल होगा, इसके बाद क्या होगा, बाइट होगा।
तो ये सीक्वेंस सही नहीं याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो ये वाला सीक्वेंस ही सही दिया है कि 1 TB सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 1 MB, फिर 1 KB, फिर 1 बाइट, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1 बाइट जो होता है कितना होता है, तो 1 बाइट जो होता है 8 बिट का कहलाता है, ठीक है। 8 बिट का 1 बाइट और 4 बिट का 1 निब्बल, याद रखिएगा। मतलब ये कह सकते हो कि 1 बाइट में कितना 2 निब्बल होता है, याद रखिएगा। और किलो बाइट में तो जानते हैं कि अगर मैं 1 KB बोलता हूँ तो कितना होगा, 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। 1024 बाइट को हम 1 किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, व्यापक में कई बार से पूछा जा चुका है इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियोज़ में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ कि उसको कन्वर्जन को, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न हमारा है कि चुंबकीय डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ के लिए की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क जो होता है, उसमें किसका लेयर चढ़ाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, मतलब आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न, PNG फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, एनिमेशन फाइल के लिए, या फिर इमेज फाइल के लिए। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इमेज फाइल का एक फॉर्मेट होता है, कह सकते हैं कि PNG, ठीक है ना। तो इमेज फाइल के लिए PNG फाइल का यूज़ किया जाता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास किनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज का विकास कैसे किया गया था, बाद में असेंबली के बाद हाई लेवल लैंग्वेज भी आने लगे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत किसने किया था, डॉक्टर ग्रासहोपर, जॉर्ज बुले, हरमन होलेरिथ और लुइस कार्लो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, डॉक्टर ग्रासहोपर ने 1952 में असेंबली लैंग्वेज को विकसित किया था। 9वां प्रश्न है, पीढ़ी यानी कि जनरेशन में, किस जनरेशन में कह लीजिए, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का प्रयोग किया जाना। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC या फिर इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि जब भी तीसरी पीढ़ी जैसी आई, क्या बोल रहा हूँ, कि जो तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी में, क्योंकि दूसरी पीढ़ी तक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था, तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर का स्थान IC चिप ने ले लिया, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। IC जो होता है ये जनरली जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का चिप बनाया जाता है, और इसकी जो बनाया था सबसे पहले वो किल्बी थे, JS किल्बी, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा चुका है कि IC का निर्माण किसने किया था, तो किल्बी ने किया था, JS किल्बी के द्वारा, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना, अर्धचालकों से मिलाकर बनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का जो शुरुआत किया था या फिर जो इसको विकसित किया था वो भारत के ही थे, जिनका नाम था नरिंदर सिंह कपानी, याद रखिएगा। कौन थे, नरिंदर सिंह कपानी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि सभी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ जनरली वन लाइनर है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक बार इसको आगे बढ़ाते जाना है और आंसर चेक करते जाना है कि आपका 40 में से कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। तो 10 प्रश्न हमने देख लिया, 10 में से आपका अभी तक कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। 11वां प्रश्न है कि वायरस, वर्म या फिर ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें दुर्भावपूर्ण सामग्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे जो वायरस हो गए, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है, वायरस के प्रकार हैं, ठीक है। ये वायरस जो है हमारा जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, स्टोरेज पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, स्पाईवेयर, स्केयरवेयर, मेलवेयर या फिर एडवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सबको मेलवेयर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मेलवेयर के अंदर ही वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स ये सब आ जाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक आपराधिक गतिविधि है जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी को एक भरोसेमंद व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक संचार के व्यवसाय के रूप में अपने आप को चिन्हित करके जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है, ठीक है।
पहले क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे ये जो कुछ भी होगा, जैसे कई बार से आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा और ऐसा वो प्रदर्शित करेगा खुद को कि जैसे मैं एक भरोसेमंद क्या हूँ, संस्थान हूँ, ठीक है, जो आपका क्रेडिट कार्ड, आईडी, ये सब का पासवर्ड चाहते हो, तो ये क्या कहलाता है? इस तरीके से आपकी जो जानकारी है उसको आपसे निकलवाना या फिर चोरी कराना आपसे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्पूफिंग, फिशिंग, हैकिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्पूफिंग, फिशिंग, हैकिंग, ये सब के बारे में पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, सबको डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से बता चुका हूँ कि किसको क्या कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पासवर्ड या उनकी जो जानकारी को प्राप्त कर लेना, ठीक है, ये फिशिंग कहलाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस फाइल फॉर्मेट को जोड़ा जा सकता है? किस तरह के फॉर्मेट को, फाइल को हम ऐड कर सकते हैं PPT के अंदर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? PPT, .wav, .gif, .jpt, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तरह के फाइल्स को जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं PPT के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो 13 प्रश्न हो गया, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने पहला फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन किस वर्ष लॉन्च किया था, ठीक है। देखिए, गूगल के लोग फाउंडर है, को फाउंडर है, तो गूगल ने एक क्या किया था, अपना खुद का एक फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च किया था? अच्छा, उसका नाम क्या था ये भी आप बता सकते हैं। तो ये जो गूगल का जो फ़ोन था, स्मार्टफोन पहला वाला, वो 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका जो नाम था, जीवन कहते हैं अगर शॉर्ट में देखेंगे तो, और इसकी का नाम एक और भी है, HTC ड्रीम। ये पहला गूगल का स्मार्टफोन का नाम था, HTC ड्रीम, ठीक है ना, सपना वाला ड्रीम। और इसका जो कीमत था 28,997 रुपये रखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वन लाइनर की तरह 2008 में। 15वां है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 15वां प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 मतलब IPv6 का एड्रेस होता है, कितने बिट का एड्रेस होता है? 16, 32, 64 या फिर 128, कितने बिट का होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का या फिर IP वर्जन 6 जो होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। IPv4 भी होता है, ठीक है, तो IPv6 का पूछा है तो 128 बिट का होता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब भी आप वर्ड में काम करते हैं या फिर PPT में काम करते हैं या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो तरह तरह के फ़ॉन्ट आपको उपलब्ध कराता है। जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसको लिखने के लिए वर्ड का फ़ॉन्ट उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है, ठीक है। इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर या फिर सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सब जो है इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर, ये सब फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। क्या है? फ़ॉन्ट स्टाइल है। इटैलिक करेंगे, जैसे कोई वर्ड ऐसे सीधा लिखा गया है, बोल्ड है, तो जब इटैलिक कर देंगे तो ये बोल्ड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा झुका हुआ, ठीक है। बोल्ड करेंगे तो ऐसे सीधा सीधा लिखा जाएगा। तो वही बताना है कि कौन सा नहीं। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, याद रखिएगा। बाकी इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर क्या है? फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। चलिए आगे 17वां बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि MS वर्ड में Ctrl+I शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+I जो है किसके लिए किया जाता है? I से याद रखिएगा इटैलिक, ठीक। I से क्या आपको याद रखना है? इटैलिक। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+I दबाएंगे तो जो पूरा टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है? Ctrl+बोल्ड लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है कि MS वर्ड में किस दस्तावेज को बंद करने के लिए, मतलब किसी दस्तावेज या किसी डॉक्यूमेंट को, तो MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+W का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ठीक है। 19वां प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है? जो OMR शीट मिलता है, ठीक है, तो उसको एक्चुअली में रीडर को OMR रीडर ही कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, तो OMR ही कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो OMR के द्वारा ही उत्तर पुस्तिका जो ऑप्शन वाला रहता है
उसको चेक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, OMR। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, स्पीकर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, पेन ड्राइव हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल MS एक्सेल जो है क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न। 21वां है, इनमें से कौन सा पद इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ठीक है, इंटरनेट संबंधी ब्राउज़र है, क्योंकि ब्राउज़र का यूज़ इंटरनेट में सर्च करने के लिए किया जाता है। लिंक भी है, सर्च इंजन भी है, लेकिन माउस नहीं है। ठीक है, माउस क्या है? एक तरह का हार्डवेयर है। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित ये नहीं है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। तो 22वां प्रश्न है कि CMS का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, CMS का विस्तृत रूप क्या है, हमको ये बताना है। तो CMS का यहाँ पे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा CMS अर्थात कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो विक्स हो गया, जुमला या फिर वर्डप्रेस। तो ये तीनों के तीनों जो है कंटेंट मैनेजमेंट है। इससे वर्ड्स को मतलब वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों ही है, याद रखिएगा, जुमला भी है, विक्स और वर्ड प्रोसेस भी है, वर्डप्रेस भी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक 23 प्रश्न देखा है, आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? लेज़र, मीडिया, ट्वैन या फिर कार्ट्रिज। ठीक है, तो कार्ट्रिज जो है ये स्कैनर से संबंधित नहीं है, ये प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा पहली बात तो। और लेज़र, तो लेज़र भी एक तरह का क्या है? प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। ठीक है, मीडिया तो आप जानते हैं मल्टीमीडिया, एक से ज़्यादा मीडियम का, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्वैन जो है TWAIN, ये किससे संबंधित है? स्कैनर से संबंधित है। एक्चुअली में जो ट्वैन है ना, ये एक तरह का स्कैनिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, स्कैनिंग प्रोटोकॉल। तो ये स्कैनिंग प्रोटोकॉल का यूज़ किस लिए किया जाता है? कि जो हमारा स्कैनर होगा, ठीक है, तो हम हमारे स्कैनर को जो दूसरे एप्लीकेशंस थे, ठीक है, जो दूसरे एप्लीकेशंस है उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है? ट्वैन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, स्कैनर को बाकी अदर एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्वैन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। मतलब जो ट्वैन है किससे संबंधित है? स्कैनर से संबंधित है। ठीक है, 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रोवाइड करता है? मतलब सीधी सी बात यह है कि जो ईमेल होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? FTP, टेलनेट, SMTP या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SMTP। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म जानते होंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब का हम फुल फॉर्म पहले करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं फुल फॉर्म किए हैं तो आप एक बार जाके चैनल में के जो कंप्यूटर वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, लगभग बहुत सारे वहाँ पे आपको शॉर्ट से फुल फॉर्म दिए गए। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP इसका सही है। SMTP प्रोटोकॉल का ही यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर ईमेल सुविधा के लिए। अच्छा, SMTP का यहाँ पे विस्तृत रूप भी आ गया। तो SMTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ईमेल वगैरह ये सुविधाएँ प्रदान करता है हमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो देखिए मैं प्रिंटर का भी पीछे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो प्रिंटर दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें एक्चुअली में क्या होता है? प्रिंटिंग हेड्स लगे होते हैं। ठीक है, जो पेपर पर प्रेस करके या फिर बलपूर्वक उसको प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें स्याही, इंक वगैरह यूज़ होता है या फिर केमिकल का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, जिसमें प्रिंटिंग हेड की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स है एक तरह का क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर भी है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर भी क्या है? एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है ये कैसा है?
ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेज़र प्रिंटर जो है कैसा है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, अब हमारा 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, रोम के अंदर जो संग्रहित प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमको वो बताना है। देखिए, जो रोम है ना, उसमें जितने भी तरह के प्रोग्राम स्टोर रहते हैं उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर की तरह, मतलब जो कह सकते हैं जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, परमानेंटली स्टोर रहते हैं, मतलब परमानेंटली उससे जुड़े होते हैं। तो वैसे ही जो अगर रोम में जो ऐसे प्रोग्राम जो परमानेंटली उसमें स्टोर रहते हैं, किसके अंदर, रोम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। याद रखिएगा। तो फर्मवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्राम है जो रोम में, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होते हैं परमानेंटली, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बात तो कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है, तो कनेक्टिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारे नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने का, कंप्यूटर को, मोबाइल को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। तो हब, राउटर, स्विच, ये सब के सब क्या है, कनेक्टिव डिवाइस हैं। इसलिए हमारा नहीं है, पूछा है ना कि कौन सा नहीं है, तो ये सब के सब है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। और भी अगर देखना चाहते हैं तो राउटर हो गया, रिपीटर भी होता है। ठीक है, रिपीटर क्या है, एक तरह का ये भी कनेक्टिंग डिवाइस है। फिर देखेंगे तो ब्रिज हो गया। ठीक है, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, स्विच और हब तो है ही। तो ये सब के सब क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न। 30वां है कंप्यूटर की भाषा जावा को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। IBM, सन माइक्रो सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इन्फोसिस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसका विकसित किया गया था, इसका विकास किया गया था। ठीक है, 31वां प्रश्न है ब्लू रे, जो हमारा ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे, ठीक है ना, जो तो उस तकनीकी को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ब्लू रे DVD होता है ना, कैसेट होता है, उसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। IBM, सोनी, कॉम्पैक्ट या फिर एप्पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोनी के द्वारा 2010 में इसकी शुरुआत किया गया था। अक्टूबर 2010 के अंतर्गत ब्लू रे डिस्क को लाया गया था, किसके द्वारा, सोनी के द्वारा। 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक फॉन्ट का प्रकार नहीं है। इससे पहले एक फॉन्ट नहीं, फॉन्ट स्टाइल पूछा था। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन कराया जिसमें फॉन्ट स्टाइल था, इटैलिक था, बोल्ड था, रेगुलर था। ठीक है, यहाँ पे आपसे फॉन्ट पूछा गया है। तो टाइम्स न्यू रोमन भी एक फॉन्ट है, एरियल ब्लैक भी फॉन्ट है, कॉमिक सेंस भी एक तरह का फॉन्ट है, मतलब नन ऑफ दिस इसका सही होगा। ये सब के सब क्या है, फॉन्ट का प्रकार है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, नहीं होने की वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो यूनिवेक 1 है, ये जो है दुनिया का या विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखिएगा, जो किसके द्वारा, तो अमेरिका में। ठीक है, 1951 में अमेरिका में इसको लाया गया था, 1951 में। कहाँ, तो USA अमेरिका के अंदर, ये 1951। ठीक है, तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था, यूनिवेक था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। आज का हमारा जो 34वां प्रश्न है, विंडोज़ डेस्कटॉप, ठीक है, पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए जो डेस्कटॉप होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स ऐसे बना होता है, डब्बा टाइप का। ठीक है, जिसमें हमारा माई PC लिखा होता है, रिसाइकल बिन लिखा होता है, ये सारा चीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे ही कोई आप सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसका एक ऐसा बॉक्स की तरह बन जाता है, फोल्डर की तरह बन जाता है, उसको हम आइकॉन कहते हैं। ठीक है, तो आइकॉन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 35वां प्रश्न जो है, डाटा को स्टोर करने और कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान
नंबर सिस्टम का प्रयोग किया था। तो ये तो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। और जो हम एंटर करते हैं वो हमारी भाषा होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। हम जो एंटर करते हैं कैसा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है कह लो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है बाइनरी को समझता है, तो जो कुछ भी हम एंटर करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको 0 और 1 के बाइनरी लैंग्वेज के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेता है, उसके बाद उसके मतलब को समझता है। इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा, बाइनरी होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36 है, अधिकतर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन, ठीक है। कोई भी अगर आप मॉल वगैरह में या फिर कहीं भी कोई सा भी आप प्रोडक्ट दुकान से खरीद के लाते हैं, उत्पाद लाते हैं, तो उस पर आपको लाइन ऐसे बहुत सारा बना हुआ दिखता है, ठीक है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, उसको हम बार कोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बार कोड। और इसको रीड करने के लिए क्या होता है, बार कोड रीडर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बार कोड। चलिए अब हम पढ़ते हैं 37वां प्रश्न। आज का हमारा जो 37वां प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। जैसे हमको पता है कि F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की होते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर। ये सभी फंक्शन की का यूज़ अलग अलग कार्यों के लिए शॉर्टकट की तरह किया जा सकता है। तो उसी 12 में से कौन सा ऐसा फंक्शन की होता है जिसका यूज़ किसके लिए, सेव एज जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे पूरा छपा नहीं, F1 2 बार आ गया, ये F12 होगा, ठीक है। क्या होगा, F12। तो F12 जो हमारा फंक्शन की होता है, इसका यूज़ किस लिए होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। F5 जो होता है किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट को हमको रिफ़्रेश करने के लिए क्या होता है, F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है यार। रिफ़्रेश आप माउस से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कर करके कर सकते हैं, परंतु अगर आप डायरेक्ट करना है तो F5 भी आप क्लिक करके हमारा जो PC होता है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है, हमको नहीं है पूछा है, ठीक है। सेकेंडरी देखिए दो तरह का डिवाइस होता है, मतलब स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक होगा हमारा प्राइमरी, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जैसे उसके अंदर आ जाएगा रैम और रोम। ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। ये कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं। एक कैश मेमोरी भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेमोरी होते हैं जिसको हम बाहर से लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हम उसको बाहर से, या फिर इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, सहायक मेमोरी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो CD क्या है, एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज होगा, क्योंकि हम इसको बाहर से कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम बाहर से लगाते हैं। रैम जो है क्या होता है, एक प्राइमरी होगा, क्योंकि उसके अंदर लगा होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, रैम हो जाएगा। हार्ड डिस्क भी क्या होता है, बाहर से हम लगा सकते हैं। DVD भी बाहर से लगा सकते हैं। तो DVD, हार्ड डिस्क और CD जो होता है सेकेंडरी मेमोरी है, परंतु जो रैम क्या है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होते हैं, प्राथमिक मेमोरी होते हैं, ठीक है। 39वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, ठीक है। अप्रैल 1, मेलिसा, संडे या फिर पांडा, इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 1, मेलिसा, संडे, ये सब क्या है, कंप्यूटर के वायरस है, परंतु जो पांडा है ये वायरस नहीं, ये क्या है, एंटी वायरस है, ठीक है। वायरस एंटी वायरस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पीछे लगा चुका हूँ। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल में लगभग 10 से 12 इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि MCQ के फॉर्म में है और फिर डिस्क्रिप्टिव वे में भी है। तो आप पूरा को देख के एक बार एग्ज़ाम में ज़रूर जाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं वहीं से वीडियो जो है अभी तक डाला हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार आपको देख कर अवश्य जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पांडा, ये क्या है, एक तरह का एंटी वायरस है। 40वां प्रश्न है आज का, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। 40वां प्रश्न है, VGA कार्ड उच्च रिजोल्यूशन कार्ड है, बिल्कुल सही है। तो इसका रिजोल्यूशन कितना होता है, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, VGA का फुल फॉर्म क्या आप जानते हैं। तो VGA का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA का फुल फॉर्म होता है। ये VGA क्या करता है, ये VGA केबल जो होता है इसको क्या करता है, एक लिंक करने का काम करता है। किसको, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को किसी भी एक डिस्प्ले डिवाइस के साथ लिंक करने का काम कौन करता है, VGA केबल करता है।
जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के CPU से हम माउस वगैरह जोड़ देते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग हम अपना कंप्यूटर को चलाते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए VGA केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उच्च रिजोल्यूशन है, बहुत हाई रिजोल्यूशन का ये होता है VGA कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक तरह का इसका जो सही आंसर होगा, इसका कितना इसका ग्राफिक्स का रिजोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 640 × 480 पिक्सल जो होता है इसका रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो के अंदर हमने 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो आपका 40 में से कितना सही हुआ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। अगर 40 में से आपका 30 से 35 भी अगर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी। अगर 30 से 35 के बीच में एटलीस्ट 30 आप स्कोर कर पाते हैं 40 में भी, तब भी आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत जो श्रम विभाग का जो एग्ज़ाम है बहुत कम समय बच गया, क्योंकि 24 जून को ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। और 10 से 12 वीडियोज़ जो है मैं श्रम विभाग का अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज़ करके अवश्य जाएँ, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।